आज हम पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। ये 71 बीपीएससी तथा दरोगा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पॉलिटी से लगभग दोनों एग्जाम में 10 से 15 प्रश्न आते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का संरक्षक है। तो देखिए, मौलिक अधिकार के जो संरक्षक है वो न्यायपालिका है। न्यायपालिका को संविधान ने मौलिक अधिकार का संरक्षक कहा है। देखिए, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार दिया है। 5 प्रकार के रीट जारी करके भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार है, जो न्यायपालिका के द्वारा संरक्षित किया जाता है, ताकि कार्यपालिका और विधायिका इसे हनन न कर सके। तो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर। देखिए, दूसरा क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में कौन सा रीट याचिका दायर किया जाता है। तो अभी हम पढ़े हैं कि रीट जो याचिका है, जो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और 226 के तहत हाई कोर्ट के द्वारा रीट याचिका 5 प्रकार के जारी किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के रीट है जो हाई कोर्ट के द्वारा और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पर पूछ रहा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है। वही देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा है जो तब जारी किया जाता है जब कोई सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति बैठ जाता है और उसकी योग्यता के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना अनिवार्य होता है। तो उस व्यक्ति से पूछा जाता है, क्या आपने ये योग्यता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके आया है, तो किस अधिकार से आया है, किस पोस्ट पर आप किस अधिकार से बैठे हैं, इसके लिए ये जारी किया जाता है। परमादेश है जब कार्यपालिका अपने कार्य को, अपने दायित्व को पूरा करने में असफल रहता है, तब न्यायपालिका के द्वारा आदेश दिया जाता है कार्यपालिका को कि चलो हम आदेश देते ये काम करो। तो ये क्या हो गया, परमादेश हो गया। तो देखिए, अधिकार परीक्षा और परमादेश है, ये सार्वजनिक पद के विरुद्ध जारी किया जाता है, निजी पद के विरुद्ध जारी नहीं किया जाता है। वहीं बंदी प्रत्यक्षीकरण है, सार्वजनिक और निजी दोनों संस्था के लिए जारी किया जाता है। वहीं उत्प्रेषण और प्रतिषेध है जो न्यायपालिका के द्वारा न्यायपालिका के विरुद्ध, यानी कि हाई कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट के विरुद्ध जारी किया जाता है। चलिए, 2 नंबर का हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए, तीसरा नंबर देखिए, तीसरा क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका निर्वाचन है जो अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, क्योंकि इसमें विधायक और जो निर्वाचित सांसद होते हैं वही इनमें मतदान में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से अप्रत्यक्ष मतदान है जो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, क्योंकि आम जनता डायरेक्ट राष्ट्रपति को नहीं चुनता है, क्योंकि जो हम लोग जो जनता है वो विधायक और सांसद को जो चुनते हैं वही आगे चल के राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। तो ये अप्रत्यक्ष मतदान हो गया। और इसी के जब राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्राध्यक्ष है, जब अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़कर आता है, तो यही हमारा गणतंत्र कहलाता है। गणतंत्र का सिंपल सी अर्थ है कि जो राष्ट्राध्यक्ष है वह वंशानुगत न होकर के चुनाव के प्रक्रिया के माध्यम से चयन होता है, तो ये गणतंत्र कहलाता है। तो भारत एक गणतंत्र देश है। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्तावक का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम। देखिए, प्रस्तावक और अनुमोदक 2 होता है। प्रस्तावक है, एक लिख के देगा कि भाई इतने 50 सदस्य जो लिख के देगा कि हाँ ये व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचन में खड़ा हो सकता है, भाग ले सकता है। अनुमोदक है जो हामी भरेगा, हाँ सीधे समर्थन करेगा मौखिक रूप से, हाँ 50 वो भी होता है कि भाई कि 50 लोग ये दोनों चीज़ का समर्थन करेंगे कि हाँ ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो कितने होने चाहिए, ये 50 होने चाहिए। अनुसमर्थक और यानी कि जो प्रस्तावक और अनुमोदक है दोनों 50-50 होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर। 5 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। और महाभियोग की चर्चा है जो आर्टिकल 61 में किया गया है कि राष्ट्रपति को हटाया जाएगा महाभियोग। देखिए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग चलाया जाएगा, बस एक ही आधार होता है, संविधान का अतिक्रमण। संविधान का अतिक्रमण यानी कि उल्लंघन जब भी करेंगे तो राष्ट्रपति पर आर्टिकल 61 के द्वारा लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी ये महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ किया जा सकता है। इसके लिए कंडीशन है कि जिस सदन में प्रस्तुत किया जाएगा प्रस्ताव राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु, उस सदन के 25% सदस्य है वो लिखित रूप से यानी कि सिग्नेचर करके देंगे कि राष्ट्रपति के विरुद्ध अब महाभियोग शुरू किया जाएगा। तो ये किस में है, आर्टिकल 61 में है। देखिए 356 में क्या कहता है, राष्ट्रपति शासन की चर्चा करता है, कौन सा 356। वहीं 75 है जो मंत्रिपरिषद की चर्चा करता है, वो 76 है जो 76 की चर्चा है जो
आर्टिकल 76 की चर्चा है जिसमें महान्यायवादी का बात किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 6 नंबर, क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, यानी कि जो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ते हैं उनके लिए क्या योग्यता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछ रहा है। तो इसके लिए 35 वर्ष की आयु होना अवश्य बिल्कुल सही है कि 35 वर्ष के व्यक्ति ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो भारत के नागरिक हों, ठीक है, भारत के नागरिक होना आवश्यक है। देखिए भारत में भारतीय नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर जन्म हमारा कोई किसी व्यक्ति का विदेश में हुआ है, लंदन में हुआ है और वो लंदन का नागरिक है, लेकिन बाद में भविष्य में अगर वो भारत के व्यक्ति बन जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा कंडीशन नहीं है। अमेरिका में है कि जो जन्म से वहाँ का नागरिक है वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। भारत में सिर्फ कहा गया कि भारत का नागरिक हो, यानी कि वो प्राकृतिकरण की वजह से, यानी कि बाद में नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन किसी भी वजह से भारत का नागरिक बन जाता है या भारत की नागरिकता ले लेता है तो भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। संसद सदस्य चुने जाने योग्य हो, बिल्कुल लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता उसमें हो, पढ़ा लिखा हो। देखिए ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है कि राष्ट्रपति है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो 6 नंबर का जो आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर। 7 क्या कह रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। देखिए कौन सा है, यह आर्टिकल 51A जो मौलिक कर्तव्य है उसमें ऐसा बात कहा गया है। तो मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य को उस समय शामिल किया गया था। अब वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य है जो 88वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये शामिल किया गया था। अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में है। तो ये पर्यावरण का जो संरक्षण है वो आर्टिकल 51A में है। आर्टिकल 51 है जो भाग 4A में जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 51A। वहीं देख रहे हैं आप अनुच्छेद 21 है, उसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। किसमें, आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। आर्टिकल 51 है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 50 है, अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक्करण किया गया है, दोनों को अलग किया गया है। तो इस प्रकार से 7वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो देखिए राष्ट्रपति है 5 वर्ष पर पद पर रहता है। अपने पद जो ग्रहण करता है, जिस दिन वो शपथ लेता है उस दिन से राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। तो जिस दिन पद ग्रहण करेगा, मान लीजिए चुनाव हो गया और 1 महीने के बाद उन्होंने अपना पद ग्रहण किया है तो 1 महीना बाद से ही 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचकों की योग्यता निर्धारित करता है। यानी कि पूछा रीइलेक्शन, यानी कि राष्ट्रपति एक बार बन गए हैं, दोबारा उनको राष्ट्रपति चुनाव लड़ना है, तो कौन सा अनुच्छेद ऐसा बात करता है। देखिए तो यह आर्टिकल 57 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति कितना बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अमेरिका में एक व्यक्ति 2 ही बार मैक्सिमम राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन भारत में इस चीज़ का निर्धारण नहीं किया गया है। कितना बार भी भारतीय राष्ट्रपति, जब तक वो चुनाव जीत रहे हैं तब तक वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। देखिए आर्टिकल 52 है, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद की चर्चा की गई है। वहीं आर्टिकल 53 है, आर्टिकल 53 में संघीय कार्यपालिका का प्रधान है जो राष्ट्रपति होगा। वहीं देखिए आर्टिकल 54 में है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है, जो आर्टिकल 54 में बताया गया है। तो इस प्रकार से 9 नंबर का जो आंसर होगा सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर। 10 क्या कह रहा है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उसे विवाद को सौंपा जा सकता है। देखिए अगर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, अगर कोई विवाद उत्पन्न हो गया, विवाद चुनाव से संबंधित, तो उसको भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इसको सौंपा जाएगा। ये चर्चा किया गया आर्टिकल 71 में। आर्टिकल 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति मात्र 2 ऐसा पद है जिसकी चुनाव से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस भारत के सर्वोच्च न्यायालय है जो इसका समाधान करते हैं। वहीं अन्य चुनाव का अगर विवाद उत्पन्न होता है तो चुनाव आयोग समाधान करता है या हाई कोर्ट में उसका समाधान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर। 11 नंबर क्या है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं। तो क्या राष्ट्रपति हैं जो अपना त्यागपत्र है जो उपराष्ट्रपति को देंगे, और उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति को संबोधन करेंगे। वहीं लोकसभा अध्यक्ष है जो लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देंगे, और लोकसभा उपाध्यक्ष है जो लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देंगे। वहीं प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। वहीं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, ये भी अपना त्यागपत्र है जो राष्ट्रपति को संबोधित करके देंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के पद को रिक्ति होने को भरने की समय सीमा क्या है। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति की अगर उनकी पद खाली हो जाते हैं किसी
कारणवश या संयोग से मृत्यु हो गया या त्यागपत्र दे दिए या महाभियोग के माध्यम से उनका पद अगर खाली हो जाता है तो कितने समय में उनके पद को भर दिया जाएगा। तो ये 6 माह के अंदर में उनके पद को भर दिया जाएगा इलेक्शन के माध्यम से। तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति है जो उपराष्ट्रपति ही करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। देखिए अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है जो कार्य करेगा। कब तक? 6 महीना तक। और 6 महीने के अंदर में ही चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा और भारत के फिर एक नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। तब तक सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। देखिए ऐसा जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में नहीं था। भारतीय संविधान में कहा गया था कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे, बस इतना ही लिखा हो गया था। 1968 में ऐसा प्रावधान हुआ कि उस समय जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी और जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति है जो वीवी गिरी बन गए थे। लेकिन वीवी गिरी को भी चुनाव लड़ना था राष्ट्रपति का, इसलिए उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो उस समय एक तत्कालीन कानून बनाया गया था डिस्चार्जिंग ऑफ फंक्शन एक्ट 1969। डिस्चार्जिंग ऑफ फंक्शन एक्ट बनाया गया था कब? 1968 में ये प्रावधान किया गया था। और इसी के तहत ये प्रावधान किया गया कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बनेगा। अगर उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के कोई वरिष्ठ न्यायाधीश है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो ये 1968 में डिस्चार्जिंग ऑफ फंक्शन एक्ट ये अधिनियम लाया गया था और उसके तहत ऐसा प्रावधान किया गया था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए 14 देखिए क्या कह रहा है कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। तो भारत के जो कार्यपालिका अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति का। भारत के पूछ रहा है संघीय राष्ट्रपति, संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो राष्ट्रपति होगा। और ये किस आर्टिकल के तहत बताया गया है? तो आर्टिकल 53 में इस चीज़ को बताया गया है कि संघीय कार्यपालिका का जो प्रमुख होगा वो अध्यक्ष होगा, कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। वहीं कहेगा राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा? तो वहाँ पे राज्यपाल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति किसके अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। तो देखिए राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा को भंग कर सकते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पर। देखिए मंत्रिपरिषद है जब कार्यकाल से पूर्व भी राष्ट्रपति को अनुशंसा करेंगे कि लोकसभा को भंग कर दिया जाए तो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा के अनुसार राष्ट्रपति समय से पूर्व भी लोकसभा को भंग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति ने जिन एकमात्र मामले में अपने पॉकेट वीटो का शक्ति का प्रयोग किया था। देखिए भारत के जो राष्ट्रपति है एक ही मामला था, वो भारतीय डाक संशोधन विधेयक था। उस पर ज्ञानी जैल सिंह ने जब राजीव गांधी की सरकार थी तो पॉकेट वीटो का प्रयोग किए थे। कौन सा था? ये भारतीय डाक घर संशोधन विधेयक। पॉकेट वीटो का मतलब हो गया कि राष्ट्रपति न उस पर जवाब देते हैं, न उसको पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं, उस पर कोई अनुशंसा नहीं करते हैं, वो अपने पास रख लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं। तो ये पॉकेट वीटो का प्रयोग कब एकमात्र विधेयक पर हुआ था? भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर ये ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा ये प्रयोग किया गया था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है या स्वीकृति दे सकता है। ये तीनों कंडीशन बनता है अनुच्छेद 111 के तहत। 111 में कहा गया है कि स्वीकृति राष्ट्रपति दे सकते हैं, स्वीकृति रोक सकते हैं या पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। तो किसमें है? अनुच्छेद 111 में है। वही देखिए 110 कह रहा है धन विधेयक। 110 में क्या है? धन विधेयक की चर्चा है जो 110 में है। 112 में है जो वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको आप बजट कहते हैं। तो इसी में वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा किसमें है? बजट के, जिसको बजट हम बोलते हैं आम शब्द में, वो अनुच्छेद 112 में है। वहीं 114 में क्या है? इसमें विनियोग विधेयक है। जब बजट पास होता है तो पैसा निकालने के लिए विनियोग विधेयक लाया जाता है, वो अनुच्छेद 114 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर कह रहा है कि लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए जब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता है जो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। संयुक्त बैठक की चर्चा है जो अनुच्छेद 108 में इसकी चर्चा की गई है और इसके तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। और ये लोकसभा अध्यक्ष है जो लोकसभा अध्यक्षता करते हैं, ये आर्टिकल 118(1) के तहत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। किसके तहत? आर्टिकल 118(1) के तहत
लोकसभा अध्यक्षता करते हैं किसकी, संयुक्त बैठक की। संयुक्त बैठक में लोकसभा तथा राज्यसभा सभी सदस्य शामिल होते हैं। ये प्रावधान आर्टिकल 108 के तहत किया गया है। देखिए, संविधान संशोधन विधेयक है और धन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया जाता है, केवल साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है। और संयुक्त बैठक का प्रावधान है जो राष्ट्रपति की अनुमति से ही किया जाएगा। राष्ट्रपति बताएंगे कि संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाए किसी विधेयक पर, वो सामान्य विधेयक पर होगा। राष्ट्रपति सामान्य विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का आयोजन कर सकते हैं। वित्त विधेयक पर इसका आयोजन नहीं होगा, धन विधेयक पर नहीं होगा, संविधान संशोधन विधेयक पर इसका संयुक्त बैठक प्रावधान नहीं है। चलिए 19 नंबर देखिए, कह रहा है कि कौन सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी सदन का अध्यक्षता करता है। तो देखिए, ये ऐसा है जो राज्यसभा में होता है। राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति होते हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वो सदन का सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन सदन की सभापति होते हैं। तो राज्यसभा में सभापति होते हैं, वही ऐसा प्रावधान है जो करते हैं। तो चलिए, तो ये किस आर्टिकल के तहत है? तो ये आर्टिकल 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति हैं जो राज्यसभा के सभापति होंगे। उपराष्ट्रपति हैं जो राज्यसभा का सदस्य नहीं है लेकिन सभापति होते हैं। ये अध्यक्षता किस आर्टिकल के तहत करते हैं? तो 64 आर्टिकल के तहत ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। चलिए 20 नंबर देखिए, कह रहा है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। देखिए, महाधिवक्ता का काम होता है ये राज्य में राज्य सरकार को वित्तीय मामले पर सलाह देता है। तो महाधिवक्ता का काम है राज्य में राज्य सरकार को कानूनी जो सलाह होता है, कानूनी सलाह देता है महाधिवक्ता। कौन सा कानूनी जो सलाह है, परामर्श है, कोई भी कानून के लेकर के राज्यसभा को, राज्य में सरकार को महाधिवक्ता है जो सलाह देता है। तो ये जो नियुक्ति है जो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, और ये किस आर्टिकल के तहत? 165 के तहत ये नियुक्ति है जो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, और ये राज्य में कानूनी सहायता राज्य सरकार के लिए काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर कह रहा है कि वित्त आयोग अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो वित्त आयोग रिपोर्ट किसको देगा? तो वित्त आयोग है जो राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट सौंपता है। वित्त आयोग की चर्चा है जो आर्टिकल 280 में किया गया है। इसमें एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते हैं, टोटल 5 मेंबर होता है। एक गठन है जो राष्ट्रपति करते हैं प्रत्येक 5 वर्ष पर, या समय से पहले भी जब उनको अनुभव होगा कि वित्त आयोग का गठन किया जाए तब तक गठन किया जाएगा। स्वतंत्र भारत के अभी 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया है। किसके नेतृत्व में? तो अरविंद पनगिडिया के नेतृत्व में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है किस अनुच्छेद के तहत? देखिए, कोई भी मामला है उसमें सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति है जो सलाह लेंगे। आर्टिकल 143 के तहत ये सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श की शक्ति होता है। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय भी राष्ट्रपति के द्वारा मांगा गया सलाह पर सलाह देने के लिए बाध्य नहीं होता है। दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। देखिए, आर्टिकल 131 है, 131 में कहा गया है ये सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार का मतलब हो गया कि कौन सा ऐसा मामला है जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में शुरू हो सकता है। तो आर्टिकल 131 में मूल क्षेत्राधिकार बताया गया है। वहीं 137 में जो न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है, जो आर्टिकल 137 के तहत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर। 23 कह रहा है कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति होता है। देखिए, राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो न्यायिक शक्ति है। क्षमादान की शक्ति है जो कौन सा है? एक न्यायिक शक्ति है, और इसकी चर्चा आर्टिकल 72 में किया गया है। तो राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है किसके? न्यायिक शक्ति के तहत। राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्ति भी होता है, और ये संविधान की 72 में आर्टिकल में चर्चा किया गया है कि राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कर रहा है? देखिए, राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी कर सकता है? देखिए, राष्ट्रपति है जो ऑर्डिनेंस जारी है जो आर्टिकल 123 के तहत कर सकता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। देखिए, अध्यादेश कब जारी होगा? जब संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा अभी सत्र में नहीं है और तत्कालीन कानून की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश के माध्यम से एक कानून बना देंगे जो तत्कालीन आवश्यक है। और ये कानून है जो दोनों सदन से पास हुए विधेयक जिस प्रकार से कानून लागू होते हैं ठीक उसी प्रकार से अध्यादेश भी लागू होता है। और ये सदन के प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर ये अगर दोनों सदन से प्रस्ताव पारित करा लिया जाता है तो वो अधिनियम के माध्यम से कानून बन जाएंगे, नहीं तो 6 सप्ताह के बाद वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। देखिए, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा की गई है। वहीं आर्टिकल 125 में जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है उनके वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। वहीं आर्टिकल 120 आप देख रहे हैं, इसमें संसद में जो प्रयुक्त भाषा होती हैं उसकी चर्चा आर्टिकल 120 में किया गया है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए,
कह रहा है कि धन विधेयक किसके पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। तो धन विधेयक है जो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है लोकसभा में। धन विधेयक की चर्चा है जो आर्टिकल 110 में किया गया है और ये पूर्व अनुमति राष्ट्रपति के लेना आवश्यक होता है, वहीं राज्य में राज्यपाल के अनुमति लेना अनिवार्य होता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संसदीय शासन में वास्तविक प्रमुख कौन होता है। तो देखिए वास्तविक प्रमुख होता है जो प्रधानमंत्री होता है, किसमें, तो देश में प्रधानमंत्री होगा वास्तविक प्रमुख। वहीं राज्य में वास्तविक प्रमुख है जो मुख्यमंत्री होगा। वहीं देखिए कार्यपालिका जो प्रधान होंगे वो राष्ट्रपति होंगे, राज्य में कार्यपालिका प्रधान है जो राज्यपाल होंगे। तो यहाँ पर वास्तविक पूछा है तो वास्तविक हो जाएगा कौन सा, प्रधानमंत्री। वहीं पूछेगा संसदीय शासन में कार्यपालिका प्रमुख कौन होगा, तो राष्ट्रपति होगा कार्यपालिका प्रमुख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर। 27 क्या कह रहा है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन से क्रम के हैं। तो भारत के जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो भारत के 15वें व्यक्तिगत राष्ट्रपति अभी वर्तमान में हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर है, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो संजीवा रेड्डी थे। ये सर्वसम्मति से निर्वाचित किए गए थे। कौन थे, संजीवा रेड्डी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर। 29 नंबर क्या कह रहा है कि जगदीप धनखड़ किस क्रम के उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो देखिए जगदीप धनखड़ है जो 14वें उपराष्ट्रपति थे, इन्होंने हाल ही में त्यागपत्र दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। 30 कह रहा है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है। देखिए जो CAG इसको बोलते हैं CAG, इसका कार्यकाल है जो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए, यानी कि कार्यकाल करते हुए 6 वर्ष हो जाए या कार्यकाल करने के दौरान 65 वर्ष पहले हो जाए। तो जिस आधार पर मान लीजिए 65 वर्ष किसी का आयु हो गया लेकिन कार्यकाल अभी 6 वर्ष नहीं हुआ है तो 65 वर्ष हो जाएगा, उसके आधार पर रिटायर कर जाएंगे। या मान लीजिए किसी व्यक्ति का 65 वर्ष पूरा नहीं हुआ है लेकिन कार्य करते हुए 6 वर्ष पूरा हो गया तो 6 वर्ष कार्यकाल के आधार पर वो रिटायर कर जाएंगे। ये कैग का जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में चर्चा इसका किया गया है। और ये मुख्य रूप से इसका काम है कि भारत सरकार के और राज्य सरकार के द्वारा किया गया खर्च का आकलन करना। क्या जिस क्षेत्र में खर्च के लिए संसद से बजट पास किया गया है क्या उस क्षेत्र में खर्च किया गया है कि नहीं, इसकी जांच कौन करता है, तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक करते हैं। और ये अपना रिपोर्ट है जो केंद्र में राष्ट्रपति को सौंपते हैं, वहीं राज्य में राज्यपाल को अपना रिपोर्ट है जो सौंपते हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ये दिए थे लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। चलिए 32 नंबर देखिए, कह रहा है 32 नंबर कि भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है। तो देखिए भारत सरकार को कानूनी विषय पर है जो महान्यायवादी के द्वारा ये सलाह दिया जाता है और ये आर्टिकल 76 में इसका चर्चा किया गया है। वहीं महाधिवक्ता है ये राज्य में होता है और राज्य सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देता है और इसकी चर्चा है ये 165 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर। 33 नंबर क्या कहता है कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे। तो भारत के जो प्रथम महान्यायवादी थे वो MC तलवार थे। इनकी नियुक्ति है जो 1951 में किया गया था। ये भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। वहीं बलवंत सिंह है जो स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। अम्बेडकर साहब थे, ये अंतरिम सरकार में ये विधि मंत्री थे और स्वतंत्र भारत के भी बाद ये विधि मंत्री रहे। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। देखिए भारत के जो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो KC योगी थे और इसकी स्थापना है जो 1951 में किया गया था। और ये प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, MC तलवार थे। वहीं स्वतंत्र भारत के अभी तक 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है और इसके अध्यक्ष है जो अरविंद पनगडिया है। वित्त आयोग की चर्चा है जो भारतीय संविधान के 280 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष है जो प्रधानमंत्री होते हैं। ये योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना किया गया था। कब किया गया था, तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना किया गया था। योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग का स्थापना किया गया। नीति देखिए NITI नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना है जो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। देखिए योजना आयोग है जो केंद्रीकृत था, यानी कि
केंद्र है जो बजट पास करता था, उसके बाद स्थानीय स्वशासन तक पहुंचता था। लेकिन नीति आयोग है जो विकेंद्रीकृत है, यानी कि डिसेंट्रलाइज है। यानी कि पहले अगर मान लीजिए स्थानीय स्वशासन को कोई चीज़ की आवश्यकता है तो ये लिख करके भेजेगा कि हमको इस चीज़ की आवश्यकता है, उसको पूर्ति किया जाएगा। पहले था जो सेंट्रलाइज था, यानी कि सेंटर जितना खर्च देता था उतना ही काम चलाना था। लेकिन नीति आयोग है जो कहता है स्थानीय स्वशासन को जितनी आपको आवश्यकता है उतना हमसे मांगिए। तो ये क्या है, डिसेंट्रलाइज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर। 36 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संसद में बोल सकता है परंतु वोट नहीं कर सकता है। देखिए संसद के जो बैठक है उसमें महान्यायवादी हैं जो भाग ले सकते हैं, किसी भी समिति का सदस्य भी बन सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते हैं। तो ये महान्यायवादी की चर्चा किसमें है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की चर्चा की गई है, जो भारत सरकार के वकील के रूप में इस कानूनी परामर्श प्रदान करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर। महाधिवक्ता के चर्चा संविधान में है। देखिए महाधिवक्ता की चर्चा है जो अनुच्छेद 165 में किया गया है, और ये राज्य सरकार को कानूनी सहायता प्रदान करती है। इसकी नियुक्ति है जो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। वहीं आप देख रहे हैं 167। देखिए 167 में मुख्यमंत्री क्या काम कर रहे हैं, क्या उनकी कार्यप्रणाली चल रही है, वो सभी जानकारी है जो राज्यपाल को अवगत कराएंगे। किसके तहत, आर्टिकल 167 के तहत। वहीं केंद्र में 78 यानी कि 78 के तहत ये प्रधानमंत्री का दायित्व होगा कि राष्ट्रपति को समय समय पर बताएं कि भारत में क्या क्या काम चल रही है, किस प्रकार से काम चल रही है, उसका अवगत कराना प्रधानमंत्री का दायित्व होगा राष्ट्रपति हेतु। कब 178 के तहत, 78 के तहत प्रधानमंत्री दायित्व होगा। वहीं मुख्यमंत्री का दायित्व होगा 167 के तहत कि राज्यपाल को बताएं समय समय पर कि क्या काम चल रहा है। वहीं 148 में CAG कैग की चर्चा की गई है, किसमें, 148 में की गई है। वहीं 153 में राज्यपाल का पद के जिक्र किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर। 38 नंबर क्या कह रहा है कि लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। तो देखिए लोक निधि का अभिभावक है जो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कहा जाता है, क्योंकि सरकार बजट जब आवंटन करती है तो जांच करता है कैग, CAG यही जांच करता है कि जिस क्षेत्र में बजट का आवंटन किया गया है क्या उसी क्षेत्र में खर्च हो रहा है, क्या यहीं कहीं अनाप शनाप तो खर्च नहीं हो रहा है। तो इसकी जाँच कौन करता है, नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक करता है। इसकी नियुक्ति है जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और ये केंद्रीय स्तर पर अगर जांच करता है तो राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट देता है। वहीं राजकीय स्तर पर जांच करता है तो अपना रिपोर्ट है जो राज्यपाल को सौंपता है। वहीं देख रहे हैं लोक लेखा समिति। देखिए लोक लेखा समिति है जिसमें 22 सदस्य होता है, 15 सदस्य है जो लोकसभा से और 7 सदस्य है जो राज्यसभा से होता है। ये कैग के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच है जो लोक लेखा समिति करता है। मान लीजिए कैग है जो अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे, और राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से लोकसभा में प्रस्तुत कराएंगे, और उसकी जाँच के लिए लोक लेखा समिति को लोकसभा अध्यक्ष है जो सौंप देंगे कि जो कैग के द्वारा दिया गया जाँच है इसकी समीक्षा कौन करेगा, लोक लेखा समिति करेगा। इसमें 22 सदस्य होगा, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य है जो राज्यसभा से होंगे। लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष है जो विपक्ष के कोई नेता होगा। ये संविधान में या संसदीय नियमावली में लिखा नहीं गया है, ऐसी परंपरा है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष है जो विपक्ष के नेता को बनाया जाता है। चलिए 39 नंबर देखिए, यदि राज्यसभा में सरकार पराजित हो जाए तो। देखिए अगर राज्यसभा में पराजित हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको अपना बहुमत है जो लोकसभा में अपना बहुमत पेश करना होता है, न कि राज्यसभा में। तो अगर राज्यसभा में सरकार पराजित भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सरकार जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी। लेकिन वही है कि कानून कोई भी प्रस्ताव है वो कानून बनाने में सरकार को तत्कालीन दिक्कत होगा, क्योंकि राज्यसभा में अगर सदस्य नहीं होगा, कोई भी विधेयक आएगा तो राज्यसभा में हार जाएगी सरकार, तो कानून नहीं बन पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर। 40 नंबर क्या कह रहा है कि राज्यसभा भंग कर सकता है। देखिए राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकता है, यह एक अस्थायी सदन है, यह उच्च सदन है, यह वरिष्ठों के अनुभवी लोगों का सदन है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर। 41 नंबर कह रहा है कि राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो देखिए राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अपने नियुक्ति से वो 6 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य है जो रिटायर होते हैं, फिर उतने ही सदस्य की चुनाव कराई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर। 42 नंबर क्या कह रहा है कि प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को राज्यसभा में नॉमिनेट किया जा सकता है। इसी के तहत प्रथम जो अभिनेत्री थी वो नरगिस दत्त थी, जिनको राज्यसभा में नामांकन किया गया था। वो 12 सदस्य जो समाज सेवा से, कला से, सहकारिता आंदोलन से वैसे व्यक्ति हैं जिनको राज्यसभा में भेजा जाता है, वो प्रथम अभिनेत्री थी जो नरगिस दत्त थी। चलिए 43 नंबर देखिए, कह रहा है कि राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है।
देखिए 21 वर्ष है, ये पंचायती चुनाव यानी कि स्थानीय चुनाव है। पंचायती और नगर पालिका है जो आप 21 वर्ष की आयु में लड़ सकते हैं। 25 वर्ष के लिए ये आप लोकसभा हो या विधानसभा के चुनाव है वो 25 वर्ष की आयु में लड़ सकते हैं। वहीं राज्यसभा के लिए आप 30 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, तब आप राज्यसभा और विधान परिषद, याद रखिएगा, राज्यसभा और विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु कितना है तो 30 वर्ष है। वहीं 25 वर्ष है लोकसभा और विधानसभा के लिए। 21 वर्ष है स्थानीय स्वशासन जिसमें पंचायती और नगर पालिका के लिए 21 वर्ष की आयु है, तब चुनाव लड़ सकते हैं। 35 वर्ष है, 35 वर्ष की आयु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष की न्यूनतम आयु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर कह रहा है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो मीरा कुमार थी। मीरा कुमार है जो भारत में लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। वहीं विजय लक्ष्मी पंडित है जो यूनाइटेड नेशन की प्रथम महिला अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा किया गया था। सुचेता कृपलानी है जो उत्तर प्रदेश की और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, सुचेता कृपलानी। वहीं सरोजिनी नायडू है जो भारत की प्रथम, यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल थी, कौन, सरोजिनी नायडू। वहीं लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगा, मीरा कुमार हो जाएगा लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर कह रहा है कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में किस आधार पर दिया जाता है। तो देखिए राज्यसभा में जो राज्य का प्रतिनिधित्व है वो जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। किस राज्य की जनसंख्या कितना है उसके आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए 46 नंबर देखिए कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई। देखिए पहले संविधान जिस समय गठन हुआ था लोकसभा की उस समय मात्र 500 सीट था, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको 500 से 525 किया गया, 525 किया गया। वहीं 31वां संविधान संशोधन 1971 में इसको 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया। तो ठीक प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 31वां संविधान संशोधन, उसके तहत 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया। जिस समय प्रारंभ में लोकसभा में मात्र 500 सीट थी जिसको 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत 525 किया गया था, और 525 से 545 है जो 31वां संविधान संशोधन 1971 के तहत इसकी संख्या बढ़ा करके 545 कर दिया गया था। चलिए 47 नंबर देखिए कह रहा है कि भारतीय संसद में शामिल है। तो देखिए संसद में शामिल कौन कौन होता है, राष्ट्रपति और संसद के दोनों अंग, यानी कि ये संसद हो गया, ठीक, ये संसद में शामिल कौन कौन हो जाएगा, तो ये प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। वहीं पूछेगा संसद के कितने सदन हैं, तो 2 सदन हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के कितने अंग हैं, तो अंग 3 हो जाएगा, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। ये किस में चर्चा किया गया है, ये चर्चा किस में किया गया है, तो ये आप लोग बताइए किस में यह चर्चा किया गया है। इस संसद के 3 अंग होते हैं, इसके बारे में जिक्र करके कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है, तो 1/10, यानी कि लोकसभा के टोटल सदस्य और राज्यसभा के 1/10 सदस्य होंगे तब ही कार्य का संचालन प्रारंभ किया जाएगा, वरना कार्य को उस दिन स्थगित कर दिया जाएगा। अगर कुल सदस्य का 1/10वां भाग अगर नहीं पहुंचता है लोकसभा में या राज्यसभा में तो उस दिन कार्य का संचालन नहीं किया जाएगा। न्यूनतम कम से कम 1/10 सदस्य पहुंचना चाहिए कार्य संचालन के लिए। चलिए 49 नंबर देखिए, 49 नंबर कह रहा है कि लोकसभा में कम से कम कितने एक वर्ष में सत्र बुलाए जा सकते हैं। तो लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र बुलाना आवश्यक है, क्योंकि भारतीय संविधान में कहा गया है कि एक लोकसभा सत्र और दूसरे लोकसभा सत्र के बीच में 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं होगा। तो एक वर्ष में न्यूनतम 2 सत्र बुलाना ही पड़ेगा, नहीं तो 6 महीना से ज़्यादा कार्य गैप हो जाएगा। चलिए 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। देखिए अगर कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो मैक्सिमम 6 माह तक मंत्री परिषद ग्रहण कर सकता है। 6 माह के अंदर या तो उसको लोकसभा से या राज्यसभा से सदस्य बनना पड़ेगा, नहीं तो उसकी मंत्री की जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगा। मैक्सिमम 6 माह तक रह सकता है। तो चलिए आज का हमारा डिस्कशन है समाप्त हुआ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।